सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं एच.ओ. अग्रवाल स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने योजना के प्रकार सीखे थे, कौन कौन से योजना के प्रकार होते हैं। आज हम इस वीडियो में आयोजन के घटक सीखेंगे कि आयोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, कुल 7 घटक है आयोजन के। देखते हैं कौन कौन से हैं। दोस्तों, आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो अपने शुरुआत से चले आ रहे हैं, क्योंकि बुद्धिपूर्वक विचार करके ही आयोजन किया जाता है। यह तैयार करते समय बहुत सी छोटी छोटी योजनाएं, कार्यक्रम निश्चित करके आयोजन किया जाता है, जिन्हें आयोजन का घटक कहा जाता है। तो आयोजन के घटक की परिभाषा भी ध्यान रखनी है कि आयोजन तैयार करते समय बहुत सी छोटी छोटी योजनाएं एवं कार्यक्रम निश्चित करते हैं, जिसे आयोजन के घटक कहते हैं। जैसे व्यवसाय इकाई का अंदाज पत्र बनाना हो तो सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग का अंदाज पत्र बनाना पड़ता है। उसके बाद इकाई के जो अंदाज पत्र है अलग अलग विभाग के, उन पर चर्चा विचारणा की जाती है और इकाई का सर्वोच्च अंदाज पत्र तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर एक और व्याख्या अपने ध्यान में आ रही है कि सर्वोच्च अंदाज पत्र किसे कहते हैं। तो अलग अलग विभागों के अंदाज पत्र को संग्रहित कर एक मुख्य बजट तैयार किया जाता है, जिसे सर्वोच्च अंदाज पत्र कहते हैं। ये परिभाषा भी हमें ध्यान में रखनी है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च अंदाज पत्र का दूसरा नाम मुख्य बजट है, मुख्य अंदाज पत्र भी है। शिखर का अंदाज पत्र भी इसे अपने कहेंगे, उच्च अंदाज पत्र भी इसे कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग शब्द सर्वोच्च अंदाज पत्र कहते हैं। घटक कुल 7 है दोस्तों, जिसमें पहला है उद्देश्य। पहला घटक है उद्देश्य। उद्देश्य निश्चित करना, उसे पूर्ण करना व्यवसाय इकाई का मुख्य लक्ष्य होता है। यह तय करते समय इकाई को प्रभावित करने वाले प्रत्येक परिबल को ध्यान में लिया जाता है। उद्देश्य प्राप्त किया जा सके ऐसे वास्तविक होने चाहिए, ये बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए। यह वस्तु की चर्चा आपने पहले भी करी थी कि उद्देश्य हमेशा वास्तविक यानी कि प्राप्त हो सके ऐसे होने चाहिए, महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए, अवास्तविक नहीं होने चाहिए जिस उद्देश्य को हम प्राप्त ही न कर पाए। कि उद्देश्य वास्तविक होने चाहिए, प्राप्त कर सके ऐसे होने चाहिए, और उद्देश्य निश्चित करते समय आंतरिक एवं बाह्य परिबलों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा जो घटक है वो है व्यूह रचना। आयोजन में तय किए गए उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति अर्थात व्यूह रचना। ध्यान रखिएगा परिभाषा व्यूह रचना की। आयोजन में तय किए गए उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति अर्थात व्यूह रचना। योजना की जो व्यूहात्मक योजना अलग थी दोस्तों, वो इकाई का जीवन लक्ष्य था, और ये व्यूह रचना आयोजन का घटक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। व्यूहात्मक योजना और ये व्यूह रचना यानी कि आयोजन में तय किए गए उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति अर्थात व्यूह रचना। इससे इकाई बाजार में स्पर्धियों के सामने या प्रभावित करने वाले अन्य परिबलों के समक्ष टिकी रहती है। व्यूह रचना का उपयोग सेना, खेलकूद जैसे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जाता है। व्यूह रचना शब्द दोस्तों सेना में, कई बार पिक्चरों में भी अपने सेना के जो भाग आते हैं उसमें भी व्यूह रचना शब्द का उपयोग अपने ने सुना होगा कि किसी प्रकार की व्यूह रचना दुश्मनों के सामने जो है उपयोग में लेनी है। तो सेना और खेलकूद में इस प्रकार की जो है व्यूह रचना का उपयोग किया जाता है। व्यूह रचना स्पर्धियों से गुप्त रहे, यह भी आवश्यक है। उचित व्यूह रचना के कारण इकाई को महत्तम सफलता का विश्वास प्राप्त होता है। तीसरा घटक है दोस्तों नीति। आयोजन में तय किए गए उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संचालक जो निर्णय और व्यूह रचना निश्चित करते हैं उसे नीति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शब्द एक ही है, व्यूह रचना की परिभाषा और नीति की परिभाषा। देखो, आयोजन में तय किए गए उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति अर्थात व्यूह रचना,
और आयोजन में तय किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए संचालक जो निर्णय और व्यूह रचना निश्चित करते हैं उसे नीति के नाम से जानते हैं। नीति यानी कि एक प्रकार की छाप, इकाई की कुशलता तथा कार्य पद्धति का परिचय। उद्देश्य की तरह नीति भी व्यवहारिक और वास्तविक होनी चाहिए। जैसे साख पर माल विक्रय करने की नीति, अलग अलग जो है उत्पादक इकाइयाँ साख पर माल विक्रय करती, कितने प्रमाण में साख पर माल विक्रय करना है, कितने प्रमाण में नकद में विक्रय करना है, इन सब प्रकार की नीतियाँ अमल में लाने के लिए इस घटक का उपयोग किया जाता है। चौथा उद्देश्य है दोस्तों पद्धति अथवा विधि। पद्धति इकाई के कार्य को पूर्ण करने की व्यवस्था दर्शाती है। व्यूह रचना इकाई के प्रतिस्पर्धियों के समक्ष टिके रहने की व्यवस्था दर्शाती है। नीति उद्देश्यों को किस प्रकार पूर्ण किया जा सके उसकी जानकारी देती है, जबकि विधि तय किए गए उद्देश्यों को किस प्रकार पूर्ण करना है उसका मार्ग बताती है। सबसे पहले उद्देश्य निश्चित करना है, फिर व्यूह रचना द्वारा स्पर्धियों के समक्ष टिके रहना है। नीति उद्देश्य को किस प्रकार से पूर्ण करना है उसकी जानकारी देगी, और विधि अथवा पद्धति उद्देश्य को किस प्रकार से पूर्ण करना है उसका मार्ग बताती है। जैसे इकाई तिमाही विक्रय के आंकड़े प्राप्त करके वार्षिक विक्रय के उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करती है। ऐसा करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। संक्षेप में कहा जाए तो विधि अर्थात कोई प्रवृत्ति किस प्रकार करनी है उसकी सरल रीत। ध्यान रखिएगा पद्धति की अथवा विधि की व्याख्या कि कोई भी प्रवृत्ति किस प्रकार करनी है उसकी सरल रीत अर्थात पद्धति। बात करते हैं पांचवें एलिमेंट्स यानी कि घटक की, नियम की। आयोजन में निश्चित किए गए कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए नियम आवश्यक होता है। नियम विधि निश्चित करते हैं, स्पष्ट जानकारी देते हैं, इससे कर्मचारी में अनुशासन स्थापित होता है। इसकी भी व्याख्या ध्यान रखिएगा कि आयोजन में निश्चित किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इकाई में जो अनुशासन स्थापित किया जाता है उसे अपने नियम के नाम से जानते हैं। उद्देश्य प्राप्ति और निरीक्षण का कार्य नियम के द्वारा सुगम हो जाता है। कैसे नियम होते हैं दोस्तों इकाइयों में? जैसे कि कार्य के घंटों के दौरान कर्मचारी को मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, इकाई में कर्मचारी को धूम्रपान नहीं करना है, मसाला नहीं खाना है। इस प्रकार के अलग अलग इकाइयाँ नियम तैयार करती है, जिससे अन्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं होता, अन्य कार्य में बाधाएं नहीं आती। छठा एलिमेंट्स है, छठा जो है अपना घटक है दोस्तों वो है अंदाजपत्र। इकाई के निर्धारित उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अंकुश के माध्यम के रूप में अंदाजपत्र उपयोग होता है। विविध प्रकार के अंदाजपत्र तैयार किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार है अंदाजपत्र के, जैसे कि पूंजी खर्च का अंदाजपत्र, उत्पादन अंदाजपत्र, उत्पादन खर्च का अंदाजपत्र, विक्रय अंदाजपत्र, नकद अंदाजपत्र आदि अंदाजपत्र तैयार किए जाते हैं। अंदाजपत्र इकाई की प्रक्रिया पर नियंत्रित करता है और संचालन कार्यदक्ष बनाता है। ध्यान रखिएगा, एक तो अंदाजपत्र की व्याख्या कि आय और व्यय को दर्शाने वाले पत्रक को अंदाजपत्र कहते हैं, और दूसरा कि अंदाजपत्र के कौन कौन से प्रकार है। तो पूंजी खर्च का अंदाजपत्र, उत्पादन का अंदाजपत्र, उत्पादन खर्च का अंदाजपत्र, विक्रय अंदाजपत्र, नकद अंदाजपत्र। सातवां है कार्यक्रम। व्यवसाय इकाई द्वारा किए जाने वाले कार्यों को जो क्रम दिया जाता है उसे कार्यक्रम कहते हैं। यदि कार्य क्रमानुसार हो तो लक्ष्य प्राप्ति का प्रश्न पैदा नहीं होता। संचालन का कार्य क्रम के अनुसार हो रहा है या नहीं यह देखने का होता है, तथा उसको निर्धारित मापदंडों के साथ तुलना करके उसमें विचलन दिखाई दे तो उसमें सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पैदा होती है, जो संचालक स्वयं करते हैं। तो सातों सात एलिमेंट्स, जिसमें से 6 की व्याख्याएँ हैं उद्देश्य की व्याख्या को छोड़कर, तो हमें 6 व्याख्याएँ याद रखनी है, और उनमें से कुछ 1-2 मुद्दे भी खास ध्यान रखने हैं। जैसे कि अंदाजपत्र में अपने प्रकार देखा, नियम का उदाहरण देखा,
इस प्रकार से अलग अलग एक एक मुद्दे हमें इसके अंदर से ध्यान में रखने हैं, तो अपना सरलता से प्रश्न याद हो जाएगा। तो साथों साथ एग्ज़ाम में यदि आयोजन के घटक देख लो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि 3 नंबर का एक प्रश्न अथवा में आता है, जो इसमें से कई बार आयोजन के घटक पूछे जाते हैं 3 नंबर के लिए। तो हमें आयोजन के घटक याद होने चाहिए। कुल इसके अंदर 5 से 6 प्रश्न हैं इस चैप्टर के अंदर, जो हमें सभी तैयार करने हैं दोस्तों, और एकदम सरल चैप्टर है, और 7 नंबर हमको आसानी से इसमें से प्राप्त हो जाएंगे। यह चैप्टर हमारा यहाँ ही पूर्ण होता है। आप लोगों को या तो ये 6 के 6 प्रश्न लिखने हैं क्रम से, अथवा स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए हुए हैं वो सभी आपको पूर्ण करने हैं। यदि ये 6 प्रश्न आप लिखते हो, आयोजन के लक्षण से लेके आयोजन के घटक तक के जितने अपने ने वीडियो देखे हैं वहाँ तक के, तो आपको स्वाध्याय का मात्र सेक्शन ए और सेक्शन बी लिखना है। अन्यथा यदि आपने क्रम से नहीं लिखे हैं प्रश्न, खाली आप स्वाध्याय करना चाहते हो, तो आप मात्र स्वाध्याय भी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अब अपने नए चैप्टर में अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।